हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील चौधरी। आज मैं आप लोग के सामने बात करने वाला हूँ ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस के बारे में बातचीत करें तो आप बिना टेंस के ग्रामर को इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस ये टेंस अपने आप में रखते हैं। लोगों को लगता है कि सब ये बहुत ईजी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वास्तव में नो डाउट ईजी हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए टेंस के बारे में। टेंस क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे हम इसे यूज़ कर पाएंगे। अगर हम ये समझ रखते हैं तो हमारे लिए, जैसे मान लो नरेशन को ले लीजिए आप लोग, या फिर आप ऐसे वॉइस को ले लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ले लीजिए, कॉमन एरर्स को ले लीजिए, ये सारी चीज़ें टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी पकड़ टेंस में बहुत अच्छी है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ टेंस के बारे में, वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करूँगा। सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे टेंस में। तो देखो, टेंस को अगर हम देखा जाए तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है ना टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, जो आप अच्छी तरह समझते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट है। जैसे मान लो यहाँ देखेंगे आप लोग, आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? देखो, अगर आप हिंदी में जाते हैं तो हिंदी क्या कहती है कि जो सेंटेंस ऐसे हैं कि ता है, ती है, ये सारे शब्द आते हैं तो इन्हें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देते हैं, राइट। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए, अगर हम ता है, ती, इन सब शब्दों के बारे में बात करते हैं तो इन्हें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देते हैं, राइट। लेकिन जब इंग्लिश में समझेंगे तो इंग्लिश में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। अगर हम लोग इंग्लिश के बारे में बातचीत करते हैं तो जो वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में। कि पहले तो आप ये समझें कि टेंस होता क्या है। टेंस से पहले आप लोग समझेंगे कि अगर मैं इनके बारे में बातचीत करता हूँ टेंस के बारे में, तो पहले आपको एक चीज़ समझनी है जो बहुत ही कॉमन होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर लें, अगर वर्ब को ले लें हम लोग, वर्ब के बारे में जो अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मैं छोटी सी हिंट दूंगा आप लोगों को। जैसे आप गो को लेते हैं, गो के बारे में सभी जानते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है गो की, वो होती है वेंट। थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है गॉन, और जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है गोइंग, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है गोज, है ना। गो का मतलब क्या है, इसे हम B1 बोलते हैं। वेंट का मतलब क्या है, इसे B2 बोलते हैं। और गोन का मतलब क्या है, इसे हम B3 बोल देते हैं। गोइंग का मतलब होता है फोर्थ फॉर्म, B4, और B5 होता है फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहाँ भी हम लोग बात करेंगे तो ये वर्ब में, मैं जहाँ भी वर्ब में ING आ जाए तो उसे हम लोग B4 बोलते हैं। ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी आप लोगों के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, B3 क्या होता है, B4 क्या होता है, B5 क्या होता है, राइट। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखेंगे आप लोग कि आखिर ये होते क्या हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब आप इस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हाँ आखिर क्या चीज़ है जो आप, अगर हम इसके बारे में बातचीत करके चल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ क्या है कि अगर आप सेंटेंस के बारे में बात करें, सेंटेंस के बारे में बात करें तो नॉर्मली समझेंगे कि हाँ भाई ये सेंटेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस को ले लिया, हाँ भाई ये बताइए सेंटेंस होता क्या है। तो आपको ये समझना क्या है सेंटेंस। तो जो बोला जाता है तो कहते हैं कि सेंटेंस is a combination, sentence is a combination of words making sensible meaning, making sensible meaning
sensible meaning, that should be grammatical correct। तो ये आपको ध्यान देना है इसमें अच्छी तरह से कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेकिंग सेंसिबल मीनिंग दैट शुड बी ग्रामेटिकल करेक्ट। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक तो सेंटेंस के बारे में, एक वर्ब के बारे में कि B4 वर्ब में एन जी लग जाए उसे बोला जाता है, B5 वर्ब में SIS लगाते हैं उसको बोलते हैं, राइट। अब देखो इसमें समझेंगे आप लोग, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि जिस सेंटेंस में आपको V1 और V5 मिल जाए, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब आपको ये देखना है कि अगर हमें मिल जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे ठीक होगा हमारे हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे आपने बोल दिया आई गोज़, है ना, वी गोज़, ही गोज़, आपने बोल दिया सी गोज़, यू गोज़, दे गोज़, है ना, इट गोज़, है ना। तो देखो अब क्या है, हमने दो चीज़ लाइनें पढ़े हैं आप इसमें, वो कौन कौन सी लाइन पढ़नी है बेटा आपको। इसमें साफ साफ है कि आई वी यू दे के साथ में हम क्या लगाते हैं, B1 लगाते हैं, ही सी इट नेम के साथ में B5 लगाते हैं। अब ये गोज़ क्या है, ये क्या है बेटा, ये V5 है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस सही है या गलत है आप ये कैसे पता कर पाएंगे, इसे देख लीजिए आप लोग। अब हमने पढ़ा है कि आई वी यू के साथ में B1 लगाते हैं। अब ये क्या रखा हुआ V5, तो आई के साथ में यहाँ V5 है, आना क्या चाहिए B1, तो ये गलत हो गया। B के साथ में क्या है, B5 है, आना क्या चाहिए B1, ही के साथ में B5 आ रहा है, इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है। सी के साथ ये भी सही, यू के साथ B5 नहीं, गलत हो जाएगा। दे के साथ ये भी गलत हो जाएगा, इट के साथ हाँ ये ठीक है, राइट। अब तो हमें वो सही करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि ही सी इट के साथ B5 आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई वी यू के साथ में हमें B1 लगाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस हमारा सही होगा। ये आपको अच्छी तरह से समझना है और ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अपने अब में आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ भी B1 और V5 आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता, तो अगर डू या डज से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। मना करेंगे तो बेटा हमें डू नॉट और डज नॉट को देखना है, ठीक है ना, डू नॉट और डज नॉट को देखना, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये ऑल ओवर प्रेजेंट इंडेफिनिट था। आपको हिंदी में पहचानने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, या तो सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में B1 B5 है बेटा, या फिर डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल हो रहा है उसमें, या डू डज का इस्तेमाल हो रहा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, राइट। हम इसमें देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इसी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे लिए सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो देखो वो क्या समझेंगे आप इस चीज़ को। इसमें हम एक चीज़ और लेते हैं जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, देखें आप लोग, है ना। अब वो क्या कहते हैं, देखो सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करें तो हम 2-3 सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। क्या लेना है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक दूसरा सेंटेंस और लेंगे हम लोग, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अब देखो इसमें तीसरा सेंटेंस हम क्या लेने वाले हैं, ही गेट्स अप अर्ली, ही गेट्स अप अर्ली एट 5।
अब देखो ये क्या है, जो ऊपर वाला सेंटेंस आपने लिया है ये क्या है बेटा, इस वाले सेंटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब समझेंगे ये क्या है, ये यूनिवर्सल, अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस के बारे में बात करें तो आपको ये समझना पड़ेगा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो ये यूनिवर्सल हमारा ट्रुथ है, इसको ध्यान रखना है आपको, राइट। अब देखो अगर आप लोग बातचीत करते हैं इस चीज़ के बारे में, ऑल फ्लोट्स द वाटर, ये क्या है, ये अपने आप में प्रिंसिपल, जिसे हम सिद्धांत बोलते हैं। और थर्ड वाला क्या है बेटा, ये हमारा क्या माना जाएगा, इसे रूटीन माना जाएगा, इसे रूटीन माना जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोग समझेंगे अच्छी तरह से। यूनिवर्सल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जो आपने इसे रिपीट किया है, प्रिंसिपल हो, कोई सिद्धांत के बारे में बात की जा रही हो या किसी रूटीन के बारे में बात की जा रही हो, तो इनको क्या समझना है। जैसे मान लीजिए कि हम दूसरे शब्दों में ले लेंगे इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से, यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, राइट, प्रिंसिपल आ जाए, या फिर आ जाए बेटा कोई रूटीन, तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है, ये सब सिंपल प्रेजेंट। तो आप इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह ध्यान रखेंगे, जो मैंने पहले बताया सिंपल प्रेजेंट के बारे में वो तो है ही है, लेकिन आपको इसको भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है, तो आपको करना है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल फैक्ट कहलाता है। इसमें की इंपॉर्टेंट चीज़ बात समझें, एक्सक्लेमेशन वाली बात भी आ जाती है जो कभी कभार प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि जैसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे समझ में आपकी में आना बहुत ईजी हो जाएगा। कहते हैं कि जब आपकी आँखें या मस्तिष्क किसी बात के लिए तैयार ना हो, आप इसे नोट कर लेंगे, जब आपकी आँखें या मस्तिष्क आपकी आँखें या मस्तिष्क किसी बात के लिए तैयार ना हो, अचानक सामने आया, अचानक सामने आया और आप आश्चर्यचकित हो जाएं, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, इसी में हम थोड़ा सा और आगे जोड़ेंगे। कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ एग्जांपल ले लिए इसमें, देयर, मान लीजिए हमने कुछ एग्जांपल इसमें ले लिया आप लोगों के लिए। देयर गोज द बस, देयर गोज द बस, और साथ में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, राइट। ऐसे होता है, देयर गोज द किंग, तो ये क्या है, तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में
अगर ऐसे कुछ आता है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट कहलाता है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी आ जाए तो ये सब क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सिंपल प्रेजेंट के बारे में था सब कुछ जो मैं आपको बता के चला था। आगे हम लोग बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनइम्पोर्टेंट। आप कहेंगे सर सभी लोग तो इम्पोर्टेंट बताते हैं, आप कह रहे हो कि नहीं सब, मैं आपको अनइम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाऊँगा। देखिए आप लोग, अगर हम लोग बात करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर में कभी भी न्यूज़ आती है ना, जैसे आपने देखा हुआ इंडिया विंस द मैच, इंडिया विंस द मैच लिखा हुआ आता है उसमें, इंडिया विंस द मैच, मान लो इंडिया के साथ में वर्ब की 5th फॉर्म V5 लगा दिया, इंडिया विंस द मैच। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ना ये दिखाने के लिए कि ये अभी के बारे में बात की जा रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसे बनाया जाता है। जैसे मान लो कमेंट्री के बारे में बात करें, कई बार आपने देखा होगा जो कमेंट्री हो रही होती है मैच की, उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोली जाती हैं, है ना। जैसे मान लो पजेशन का मतलब क्या है बेटा, अगर आप किसी अधिकार के बारे में बात करते हैं, पजेशन है ना के बारे में बात करें, या फिर बात करते हैं आप हैबिट के बारे में बात करें, तो आपको ये चारों चीज़ें ध्यान रखनी है। जहाँ अखबार में कोई बात आए, कमेंट्री के बारे में बात की जा रही हो, पजेशन अधिकार के बारे में बात कीजिए, हैबिट के बारे में बात कीजिए, ये सारी बातें बेटा सिंपल प्रेजेंट में ही होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, और आपको इसको अच्छी तरह से याद भी रखना है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में हम लोग बात करेंगे, और कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है अपने लिए, है ना। देखें आप लोग आगे देखें। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और आवश्यक भी है कि अब हम इसको क्या समझने वाले हैं, ये समझिए आप लोग, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अब देखो यहाँ लिखो जो लिखा हुआ है ना, इसके साथ हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ जोड़ लेंगे, है ना, और इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पहचानना बहुत आसान है। कैसे पहचानना बहुत आसान है साहब, जहाँ एचआरएम के साथ में V4 आ जाए, बी का मतलब है वर्ब में ING हम लगा देते हैं तो वो V4 होता है, ठीक है ना। तो जब कभी आपको एचआरएम के साथ में V4 आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। इसमें आपको देखो क्या चीज़ समझना है, हैव, सी, हियर, लव, ड्रीम, कंसीडर, स्मेल, टेस्टी, हेट, बिलीव, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को ध्यान देना। ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके, इनमें क्या कहते हैं, कभी भी इनमें ING का इस्तेमाल नहीं होता है, इनमें हम लोग ING नहीं लगाते हैं, ये आप साफ साफ ध्यान रखेंगे। इनमें कभी भी ING का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये एचआरएम के साथ V4 आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, लेकिन बाकी जो सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें अगर हम कभी बात करें तो ING नहीं लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में अपवाद बहुत होता है, ठीक है ना। तो देखो आपको यहाँ क्या चीज़ समझनी है, जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा आप लोगों को इसके बारे में। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, लोगों कहते हैं ना, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इससे आप समझ पाएँ, है ना, जो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जिसमें आपको परेशानी नहीं होगी। कहते हैं जहाँ खाने या पीने की बात हो, 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 तो लव या हैव में ING लगा देते हैं। तो लव या हैव में ING लगा देते हैं। ये कहेंगे सर एक बार तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हम ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने सब कुछ चेंज कर दिया, आप कह रहे हैं कि लव और हैव में ING लगा दें। लव और या हैव में ING लगा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो
वो कहते सर ऐसा कैसे होता है, मतलब ऐसी क्या वजह होगी, है ना। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना, आई एम हैविंग केक, ठीक है ना। अब ये हैव में आईएनजी क्यों आया है, क्योंकि ये खाने का सेंस दिखा रहा है, भाई हम केक खा रहे हैं, तो जहाँ खाने वाली बात आती है तो हैव में आईएनजी लगा दिया जाता है। बाकी इसे छोड़ कुछ और आएगा तो फिर हम इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, आई एम हैविंग पेन, तो आप समझें ये वाला सेंटेंस गलत है और ये ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राइट। तो ऐसे ही एक और होता है, जैसे बोलता है ना, आई एम लविंग इट। मान लो कोई चीज़ खा रहे हैं और आपको वो बहुत अच्छी लगती है, तो आपने बोल दिया आई एम लविंग इट, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और हम ऐसे बोलते हैं कि आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ खाने के सेंस, कई बार हम लोग पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बोला आई एम लविंग इट, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो जहाँ खाने पीने का सेंस आएगा वहाँ हम लब में और हम में आईएनजी लगाएंगे, बाकी हम आईएनजी नहीं लगाने वाले। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझनी है यहाँ, जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट। क्या समझनी है बेटा इसमें, जब भी हम लोग से बात करते हैं, जैसे हियर को ले लीजिए आप, हियर में भी कई बार आईएनजी लगा देते हैं, बन जाता है हियरिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मत कहना कि यहाँ आईएनजी लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में पूरा कंप्लीट वर्ड है और इसका मतलब होता है सुनवाई, इसका मतलब होता है बेटा सुनवाई। तो ये मत कहना कि यहाँ हियर में आईएनजी लगा दी, तो इसका मतलब पूरा सुनवाई एक अलग माना जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे वाला जो पार्ट पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है ना। पहचान मैंने सामने लिख रखी है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या ध्यान देना बेटा, जहाँ सब्जेक्ट के साथ में, आपके साथ में जहाँ भी सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब आपको क्या देना है कि अगर सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, तो ये अपने साथ में हैज लेके आता है, और अगर प्लूरल है तो ये अपने साथ में हैव लेके आता है। और जहाँ हैज हैव आता है तो बेटा इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, अगर वर्ब लगा हुआ है हैव के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कोई भी आपसे पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो आप क्या बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव लगा दें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, राइट। अब देखो यहाँ भी ये सारी जो चीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, आप ध्यान से समझेंगे इन तीनों चीज़ों की। आई हैव सीन हिम 2 years ago, देखो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे हम सही करते हैं, यहाँ ये अगो लिखा हुआ है, गो रह गया केवल, ठीक है ना। आई हैव सीन हिम 2 years ago, ही हैज़ कम yesterday, शी हैज़ डाइड लास्ट मंथ। क्या समझना है, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में हम टाइम का मेंशन नहीं करते। आपको क्या ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस में वर्ब आती है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो गलत आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन टाइम के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस जो टाइम मेंशन है वो हम यूज़ करेंगे बेटा। इसको आप नोट कर लेंगे सभी लोग, ठीक है ना। तो ये सभी सेंटेंस जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सभी गलत लिखे हुए हैं, अब हम इन्हें सही करेंगे। अगर जहाँ भी आपको अगो मिल जाए, 2 years अगो मिल जाए, तो वहाँ सेकेंड फॉर्म सीधा लगाते हैं। तो यहाँ जो सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा बेटा कि आई सॉ। अगर हम इन सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आई सॉ हिम 2 years अगो। तो टाइम के साथ में सेंटेंस जो बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, 2 years अगो। ही हैज़ कम yesterday, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को हटा देंगे, ही हैज़ कम, तो यहाँ ही केम yesterday, he came yesterday। शी हैज़ डाइड लास्ट मंथ, तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, सी और हैज़ को हटा के डाइड लास्ट मंथ,
अगर हम ऐसे बनाते हैं, मान लो टाइम के साथ में जहाँ ईयर्स अगो आ जाए, येस्टरडे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, तो इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, तब जाके ये सारे सेंटेंस हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और आपका ये भी ठीक हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। ये तीनों सेंटेंस ऐसे हम टाइम के साथ में इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा, जहाँ है जब आ जाए, बल्कि थर्ड फॉर्म आ जाए, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये भी अपने में बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करें तो दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सिंस फॉर कंपलसरी होता है इनके साथ, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ है जब के साथ बी ना आ जाए, बल्कि फोर्थ फॉर्म आ जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सिंस कहाँ लगाते हैं बेटा, जहाँ किसी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें, जैसे मान लो हमने बोल दिया 4 जनवरी, 5 जनवरी, 5 फरवरी, 10 मार्च, 8 अक्टूबर, ये किसी डेज के बारे में बात करें, डेज का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के बारे में बात करें, जनवरी फरवरी मंथ के बारे में बात करते हैं, ईयर्स बताते हैं 2005, 2009, ओकेजन कोई भी अवसर हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, है ना, स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड के बारे में बात कर लीजिए, बर्थ के बारे में बात कर लीजिए, विशेष मॉर्निंग, इवनिंग। तो अगर एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें आती हैं तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सेंस लगाते हैं। बाकी बेटा अगर फॉर के बारे में बात करें तो ऐसा टाइम जो काउंटेबल हो, काउंटेबल का मतलब हम लोग बात करते हैं सर 3 डेज़, है ना, हम बात करते हैं 4 मिनट्स, है ना, हम बात करते हैं 4 ईयर्स, है ना। अगर हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आप कन्फ्यूज ना रहें। हमने यहाँ ले लिया, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, है ना। अब जैसे मान लो कि मैंने ये 5 years लिया है, तो आप यहाँ क्या ध्यान देने वाले हैं, मान लो कि अगर मैं यहाँ 5 years को हटा दूँ, मैं यहाँ दे देता हूँ 2016, तो फिर मुझे 4 की जगह बेटा क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे सिंस करना पड़ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि पास्ट में पहुँचते हैं हम लोग, कि हम कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ठीक है ना। क्या बताना चाहूँगा, ये भी चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने यहाँ में बेटा, ध्यान देंगे सभी लोग। क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लो एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आई लिव्ड हियर सिंस 1980, आई, जैसे हम इसे लेते हैं, आई लिव्ड हियर सिंस 1980। अब बेटा आप समझेंगे सर आप तो ये कह रहे थे कि भाई हम अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो सिंस फॉर यहाँ आएगा जहाँ हैव बीन, हैज़ बीन आए, ये तो आपने प्रेजेंट आपने पास्ट के साथ ही लगा दिया, पास्ट के साथ ही लगा दिया भाई सिंस। तो क्या सर सेंटेंस ये सही है या गलत है। अब आप देखो, जहाँ किसी सेंटेंस में आपको सिंस नज़र आ जाए, है ना, किसी भी सेंटेंस में आपको सिंस नज़र आ जाए, तो आपको क्या देखना है, सिंस के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं, और या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना। तो आपको इन चीज़ों में दो चीज़ ध्यान रखनी है। अगर सिंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फिर हमें क्या चाहिए बेटा, इसके साथ में हैव, ऑज, हैज़ है कि नहीं इसके साथ में, राइट। या फिर आप कह सकते हैं आप इसके साथ में हैड, ठीक है। तो जहाँ सिंस आ जाए और सिंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैव, हैज़, हैड कंपलसरी है। और अगर बेटा आप समझ रहे हैं कि फोर्थ फॉर्म है तो फिर आप क्या समझेंगे, हैज़, हैव, हैड प्लस बीन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर सिंस के साथ फोर्थ फॉर्म आ जाती है तो आप हैज़, हैव, हैड, बीन का इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान देंगे। अब देखो जैसे हमने अभी किया था सेंटेंस जो ऊपर वाला था, आई लिव्ड, मान लो कि ये तो सब्जेक्ट हो गया बेटा। अगर मान लो हमने इसे देखा तो ये तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है ना भाई, हमने इसको लिया तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और लिव्ड के बारे में बात करें, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन हमें क्या चाहिए,
बर्फ़ की थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर हम इसको लिव्ड मान लेते हैं, बर्फ़ की थर्ड फॉर्म मान लेते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें हैव या हैज़ या हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो आप चाहें तो यहाँ हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए, जो आपको ध्यान रखना है बेटा। इसमें गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये आप लोगों के लिए, और अच्छा लगेगा कि जब आपने थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, अब हमारे पास में आता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, तो अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप लोग, अच्छी बात क्या है कि यहाँ केवल आपको पास्ट इंडेफिनिट में बहुत सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है। देखो, अगर किसी सेंटेंस में हम लोग बात करें पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, क्या बात करें बेटा, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए और प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना, या फिर ऐसा मान लीजिए आप लोग, है ना, कैसे मान लें कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए बेटा, प्लस या फिर हम लोग ऐसा मान सकते हैं, अगर इसको मानेंगे हम लोग तो ये समझेंगे, या फिर यहाँ वर आता है ना, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर आ जाए। अब देखो इसमें क्या समझना, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करेंगे इसमें, है ना। अगर किसी सेंटेंस में, लिख लेंगे आप लोग, अगर किसी सेंटेंस में इफ, है ना, एज इफ, अगर किसी सेंटेंस में इफ एज इफ आई विश, we wish, it is time, it is about time, it is about time, it is high time, it is high time। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर किसी सेंटेंस में इफ़, एज इफ़, आई विश, बी विश, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए, तो फिर हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, हम क्या करते हैं कि फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, या फिर मान लीजिए आप वर लगा लेते हैं। ठीक है ना, वर्ब का मतलब है कि आप यहाँ फिर हेड भी मान लीजिए, हेड अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, तो इन तीनों में से आप कुछ भी लगा लेंगे, है ना, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको इसमें और थोड़ा डीपली लेके चलते हैं हम लोग, कि हम लोग क्या समझ पाएंगे इसमें अगर हम लोग काम करते हैं, तो आप समझिए। तो अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा वैसे लेते हैं, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या समझ पाएंगे, ये हमें देखना है। ठीक है ना, देखिए आप लोग, अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसे थोड़ा देखें कैसे समझ पाएंगे हम लोग, तो ये थोड़ा सा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। देखें आप लोग यहाँ, है ना, तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मान लो हमने बोला सब्जेक्ट, मान लीजिए हमने सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो फिर हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा।
ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। अब ऐसे मान लो मैं ज़्यादा नहीं तो अगर एक एग्जाम्पल भी ले लूँ, हम एक एग्जाम्पल भी ले लूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमने बोल लिया इट इज़ हाई टाइम, it is high time he stood on his two legs. It is high time he stood on his two legs. अब देखो इस एग्जाम्पल को देखें आप लोग, हम क्या देखेंगे बेटा कि इसमें साफ साफ मेंशन है कि इट इज़ हाई टाइम दे रखा है ना। ही, ये क्या है, ही है, क्या है ये सब्जेक्ट के साथ में, और ये क्या आ रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। मान लो ये क्या हो गया, ये V2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। सब सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इस तरह ध्यान देना, इट इज़ हाई टाइम, HIGH, हाँ जी ये सही करना है आपको, है ना, इट इज़ हाई टाइम। तो अगर तरह इट इज़ एज इफ, इट इज़ हाई टाइम, अबाउट टाइम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इनको आपको बड़ी अच्छी तरह से ध्यान देना है ना। देखेंगे आप लोग इसमें आगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ें पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये बहुत आसान है हमारे लिए। क्यों आसान है, ये देखिए आप लोग, है ना, सब्जेक्ट के साथ में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जहाँ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेड के साथ में, तो ये क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है ना। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ समझें आप लोग, है ना। तो बस जैसे जिन वाक्यों के अंदर में चुका था, चुकीते आते हैं, पास्ट परफेक्ट होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझेंगे, सब्जेक्ट के साथ में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। तो जो घटना पहले घटी, पहले तो पेशेंट मरा, पेशेंट हैड डाइड, उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, हेड लगा लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा वो बेटा सिंपल पास्ट में बनेगा, बिफोर डॉक्टर केम। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऐसे ही ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन चली गई, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो जब भी आप लोग बात करेंगे इस पास्ट परफेक्ट के बारे में, तो बड़ी आसानी से आप लोग इन सारी चीज़ों को बता देंगे, राइट। तो ये बस दो चीज़ ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट के साथ में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। कोई पूछता है पास्ट परफेक्ट क्या होता है, कि जहाँ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट परफेक्ट होता है। ये आपको याद रखना है बेटा। आगे देखेंगे आप, इसमें हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। लिखा हुआ है आपके सामने, आपके सामने ही है इसमें जो कुछ है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस का इस्तेमाल हो रहा है। सिंस फॉर का मैंने आपको बता ही दिया है, जहाँ सिंस आ जाए हैज़, हैव, हैड, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, ये हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये इतना आप ये ना कहें कि हाँ बहुत दिक्कत वाला काम है, तो इसमें बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट हैड, हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ मैंने यहाँ सी लगा लिया, सी हैड बीन टीचिंग, सी हैड बीन टीचिंग। अगर हम बेटा यहाँ फॉर लगाएंगे तो 3 years बोल देंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ सिंस लगाते हैं, सिंस तो बोल देंगे 2020, राइट। तो ये मैंने बता चुका हूँ आपको लास्ट इसमें, आगे पिछले फॉर सिंस कहाँ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़िए बेटा। बस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जहाँ हेड के साथ बीन लगा देंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है, राइट। देखो नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बहुत आसान है बेटा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। फ्यूचर बहुत कम यूज किया जाता है अगर हम एग्ज़ाम के हिसाब से बात की जाए तो, लेकिन फिर भी ये नॉलेज के लिए समझना ज़रूरी है आपको, कि पता होना चाहिए
कि आखिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के साथ में सेल और बिल लगा लेते हैं, प्लस बी बनाती है, तो जहाँ सेल बिल आ जाएगा तो बी वन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अगर हमने बोल दिया सीता विल गो टू मार्केट, ठीक है ना, तो बिल लगा ली, बिल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बी बना गया, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। तो जहाँ भी आपको सेल बिल नज़र आ जाएगा तो आपको ये ध्यान देंगे बेटा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है ना। आगे देखो आप इसमें, है ना। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में बस हमें ये चीज़ ध्यान देनी है, क्या ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के साथ में सेल विल और प्लस बी, है ना। तो जी हाँ, ध्यान रखें सेल और विल के साथ में ये बी इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ में क्या आना चाहिए, B4 जहाँ आ जाए वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है ना। जहाँ सब्जेक्ट के साथ में ये आ जाए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है ना। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग इसमें, आई सेल बी टीचिंग, है ना। तो देखो ये क्या हो गया बेटा, B4 हो गया, बी आना ही आना है और सेल का तो इस्तेमाल होना ही होना है फ्यूचर में, ठीक है ना। सेल लगा लो या बिल लगा लो, वो ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। अब बेटा हम आगे चलते हैं, आगे कौन सी क्लास की तरफ बढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पहले से ही मेंशन कर रखा है आप लोगों के लिए, सब्जेक्ट के साथ में क्या चाहिए बेटा, सेल बिल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। मैंने एग्जाम्पल भी पहले से ले लिया है। तो कोई पूछता है फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, जहाँ बिल हैव के साथ में सेल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल हैव सेटल्ड इन गवर्नमेंट जॉब। देखो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल हैव, जहाँ विल हैव आया, सेटल वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बेटा, है ना, इन गवर्नमेंट जॉब। तो ये समझेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जहाँ आपको सेल हैव थर्ड फॉर्म, बिल हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोला जाता है, राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। देखो ये इतना ज़रूरी नहीं है, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता, ना आज तक पूछा गया है और हो सकता है कि ना भी पूछा जाए, लेकिन ये केवल नॉलेज के लिए है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। तो अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा, सब्जेक्ट के साथ में सेल बिल हैव लगा के, सब्जेक्ट सेल बिल हैव बीन लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है ऑब्जेक्ट, और साथ में हमें क्या लगाना है बेटा, सिंस और फॉर। वैसे ज़रूरत नहीं है आपको इसको पढ़ने की, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, केवल नॉलेज के लिए आपको इसे याद रखना है ना। तो अब एक एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आई को ही लगा लिया, आई सेल हैव बीन टीचिंग। वैसे पॉसिबल नहीं होता, ऐसे इस्तेमाल करें सिंस 2023, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ऐसे यूज़ नहीं किया जाता, बहुत कम रेयर चांस है, तो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। इसको आपको इस चीज़ के ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए, ठीक है ना। केवल नॉलेज के पर्पज़ से, ऐसा नहीं कि एग्जाम के पर्पज़ से मैं आपसे बोल रहा हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कौन कौन सी बातें आपको इसमें याद रखनी है, राइट। देखिए आप लोग इसमें, है ना, जो आपको ध्यान रखना है मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टेंस का। क्या ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पर्सन में क्या है बेटा आप लोगों के लिए, देखिए आप लोग, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम जो भी पढ़ेंगे आगे काम आने वाला है, तो सभी लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे आप लोग कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इसका यूज़ कर पाएंगे, राइट। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, ये जो आई है, मी है, माय है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होते हैं। वी अस आर ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल होते हैं। देखो कोई आपसे पूछता है भाई ये बताओ कि सर ये वी क्या होता है, तो आप बता देंगे सर ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है, राइट। कोई पूछता है कि ये आई क्या होता है, कि सब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है। ऐसे सेकंड पर्सन में ये सिंगुलर का भी काम करता है, प्लूरल का ही काम करता है, ज़्यादातर आप प्लूरल ही बताएं। कोई पूछता है यू क्या है, कि सब सेकंड पर्सन का प्लूरल है ना। थर्ड पर्सन का ही सी इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, दे और ये थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। तो कोई आपसे पूछे सी क्या है, सी क्या है, व्हाट इज सी, तो आप कहते हैं सी सर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कोई आपसे पूछता है बेटा ये दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। और देखो ध्यान रखेंगे V5 कम्स ओनली विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये जो लिखा हुआ ना ही सी इट, किसी का भी नाम आ जाए, इनके साथ में
V5 का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, और इस तरह से आप याद कर लेंगे कि क्या ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये सेकंड पर्सन हो गए आपके, ये फर्स्ट पर्सन हो गए, और ये आपके थर्ड पर्सन हो गए, जो आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है ना, आगे देखिए आप इसमें आगे क्या ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, कंजक्शन यूज सेंटेंस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ, इसे हम सही करते हैं अभी, है ना। क्या सही करना है, ये क्लॉज लिखा हुआ है, CLAUSE, क्लॉज, राइट। तो कहते हैं ऐसा सेंटेंस जिसके साथ कंजक्शन जुड़ा हुआ होता है उसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं बेटा, सभी याद कर लेंगे अच्छी तरह से, राइट। और जो दूसरा आता है वो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, है ना, उसे प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा बेटा वो फ्यूचर टेंस में होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें जो भी सेंटेंस हो और उसके साथ कंजक्शन जुड़ा हुआ हो उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, और जो सेंटेंस है जिसके साथ में मान लीजिए आप कहें कंजक्शन नहीं जुड़ा हुआ होता है वो फ्यूचर टेंस में बनता है। अब देखो, कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ, है ना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, जैसे अगर आप इसको गौर से देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, वी विल गेट वेट इफ़ इट विल रेन। अब इफ़ इट विल रेन के साथ लगा हुआ है तो ये वाला सेंटेंस हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया बेटा, है ना, ये सब। और ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। अब नियम क्या कहता है कि भाई ये जो सेंटेंस है ना, ये तो फ्यूचर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए बेटा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है सिंपल प्रेजेंट, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। अब देखो हम इसको देखते हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इफ़ के साथ कंजक्शन के साथ में लगा हुआ सेंटेंस है जो प्रेजेंट में, वो किस में बना हुआ है, फ्यूचर में। तो यहाँ से बेटा हम बिल को हटा देंगे, और बिल को हटाने के बाद में इफ़ इट रेन्स कर लेंगे। मान लो इफ़ लगाएंगे बेटा, इट लगाएंगे, और रेन का क्या कर लेंगे, रेन्स कर लेंगे, राइट। सेकंड चीज़ देखेंगे आप इसमें, इफ़ आई विल कम आई विल कॉल यू। इफ़ आई विल कम आई विल कॉल यू, तो इफ़ के वाला सेंटेंस कौन सा हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दूसरा वाला सेंटेंस क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। नियम क्या कहता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में चाहिए बेटा, हमें प्रेजेंट में चाहिए, और प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में चाहिए। तो ये तो यहाँ फ्यूचर में बनना है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो फिर हम यहाँ से बिल को हटाएंगे तो बोलेंगे इफ़ आई कम आई विल कॉल यू। तो आप इसमें क्या सही करने वाले हैं, इफ़ आई कम, विल को हटा देंगे बेटा, ये हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को सही कर लेंगे। सी सेड सी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। अब देखो इन केस लगा हुआ, किसके साथ लगा हुआ, इट विल के साथ लगा हुआ है, और ये विल टेक, तो ये तो यहाँ ठीक है, लेकिन इन केस के साथ में आ रहा है विल लगा के, तो फिर इस विल को यहाँ से हटा देंगे, तो बोल देंगे हम इन केस लगा के, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स। आगे देखें, इफ बी फाइंड इन सेंटेंस, इफ बी फाइंड इन सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस में इफ़ ढूंढ लें, व्हेन ढूंढ लें, इन केस ढूंढ लें, या एंड विल इज़ यूज बोथ साइड, देन जब विल का इस्तेमाल दोनों सेंटेंस में किया जाता है तो हमारा जो फॉर्मूला रहता है बेटा ये रहता है, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी आप लोगों के लिए जो आपको याद रखनी थी बेटा। ये ऑल ओवर टेंस के बारे में था, काफ़ी डीपली मैंने समझाया आप सभी लोगों को, अच्छी तरह से आप रिवाइज कीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मिस हो गया है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, दोस्तों को भी जोड़ना है आपके साथ में, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।